बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लो जी, क्लास 11th का न्यू सिलेबस आ चुका है। 2025 में आपकी फिजिक्स की न्यू बुक आ चुकी है। इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इसमें से हम चैप्टर 2 से स्टार्ट लेंगे। चैप्टर 1 को हम बाद में करेंगे। चैप्टर 1 के अंदर कुछ टॉपिक्स खुश्क है जो बच्चों को समझ नहीं आते, जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि यार 11th की फिजिक्स लगता है मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आप साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो हम चैप्टर 2 से स्टार्ट लेंगे। इसके अंदर वो टॉपिक्स होंगे जो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, तो आपको पढ़ने का मजा आएगा, तो आपको लगेगा कि यार फिजिक्स आसान है। इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिजिक्स आसान ही लगेगी। तो जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर ले और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 से स्टार्ट ले रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट लेक्चर है और टॉपिक है जी 2.1, जिसका नेम है स्केलर्स। तो पहले स्केलर को डिफाइन करते हैं। याद रहे ये टॉपिक 2.1 शॉर्ट और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्केलर को डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये डेफिनेशन स्केलर क्वांटिटी की आप क्लास 9th में भी पढ़ के आ रहे हैं। तो आपकी बुक इसको किस तरह से डिफाइन करती है वो मैं यहां पे बताऊंगा डेफिनेशन, और आसान भी करके यहां पे एक और भी बताऊंगा। जो वर्डिंग आपको आसान लगे आप अपनी तरफ से भी वर्डिंग बना सकते हैं, बस आपको समझ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, थोड़ा सा याद करें। क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा था कि वो क्वांटिटीज जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसके साथ प्रॉपर यूनिट मेंशन किया जाए, डायरेक्शन ना हो, तो उन क्वांटिटीज को आपने नाम दिया था स्केलर क्वांटिटी का। उसी तरह से हम यहां पे डिफाइन करेंगे, कोई नई चीज नहीं है। देखिए आपकी बुक किस तरह से इसको डिफाइन कर रही है कि स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटी ये भी आप क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हैं कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें आपने एग्जांपल्स भी मेंशन की थी, लेंथ, मास, टाइम। इनको आप आसानी से मेजर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो स्केलर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड सॉली का मतलब ओनली, सिर्फ, बाय अ मैग्नीट्यूड विदाउट एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन। कि वो क्वांटिटी जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली, सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब किया जाए विदाउट एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन को मेंशन किए बगैर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करना, यह कहलाती है स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको यह वर्डिंग मुश्किल लगती है तो आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ फिजिकल क्वांटिटी, चाहे आप स्केलर की हेडिंग मेंशन करें चाहे स्केलर क्वांटिटी की हेडिंग मेंशन करें, एक ही बात है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विद प्रॉपर यूनिट एंड हैज नो डायरेक्शन। उसको क्लियर कर दे कि भाई स्केलर क्वांटिटी में ये वाली चीज चाहिए और ये वाली नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। तो देखें, मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्रॉपर यूनिट, ये चीज हमें स्केलर क्वांटिटी में चाहिए, एंड हैज नो डायरेक्शन, डायरेक्शन ना हो, तो ये क्वांटिटी कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। तो इसका मतलब डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है। स्केलर क्या है? डायरेक्शन लेस क्वांटिटी। तो मैंने यहां पे भी मेंशन कर दिया ये पॉइंट कि स्केलर्स आर डायरेक्शन लेस। डेफिनेशन क्लियर है बेटे? अब आपकी बुक ना एग्जांपल्स मेंशन कर रही है। पहले होता था कि डायरेक्ट आप एग्जांपल देते थे कि मास, टाइम, डिस्टेंस। अब बुक ना एग्जांपल जो भी मेंशन करेगी उस चीज को पहले डिफाइन भी करेगी। जैसे बुक ने एग्जांपल दी है मैस की, कि मैस क्या है? इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे हमारे पास यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मैस कितना है? 2 kg। अब 2 क्या है इसमें? मैग्नीट्यूड। साइज हो सकता है, अमाउंट हो सकता है। मैग्नीट्यूड का मतलब साइज, अमाउंट। तो ये 2 क्या है? मैग्नीट्यूड, और उसके साथ देखें ये क्या है? प्रॉपर यूनिट, केजी। मैस का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम, जिसका सिंबल क्या होता है? किलोग्राम का केजी। तो अब इसमें देखें कहीं आपको डायरेक्शन नजर आ रही है? नहीं। तो हम यही तो ऊपर कहते चले आ रहे हैं कि भाई डायरेक्शन ना हो। तो ये आपके पास मैस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब मैस को बुक डिफाइन भी साथ में कर रही है, क्योंकि ये अलग से डेफिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीन बाय मैस। ठीक है, तो फिर मैस क्या है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। आसान भाषा में ये याद रखें, कोई भी चीज जिस अमाउंट से मिलके बनी होती है, वो अमाउंट ऑफ मैटर उस चीज का मैस कहलाता है। ये आप अपने ऊपर गौर कर लेना। अब आप जितने अमाउंट ऑफ मैटर से, यानी कि जिस चीज से आप मिलके बने हैं, वही चीज उसका मैस कहलाएगी। कोई भी चीज पे, किसी भी चीज पे गौर कर ले, वो जिस अमाउंट ऑफ मैटर से मिलके बनी है ना, वो उसका मैस है। क्लियर है डेफिनेशन? अब आ जाते हैं जी सेकंड एग्जांपल की तरफ, डिस्टेंस। तो अब डिस्टेंस भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो इसको बुक पहले डिफाइन करती है। डिस्टेंस क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन।
कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। सपोज करते हैं कि मैं यहां से यहां तक ये डिस्टेंस ट्रैवल करता हूं, यहां से यहां जाता हूं। अब इसमें देखें यहां से यहां का मतलब है कि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन तो है, लेकिन देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव द डायरेक्शन, कि आप डायरेक्शन को इग्नोर करें। यहां से यहां तक पहुंचे हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब इसमें डायरेक्शन तो है कि ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्शन को इग्नोर करें। वो कह रहा है आप डायरेक्शन को खत्म कर दें, इग्नोर करें, ऐसे समझे है ही नहीं। तो बाकी ये जो दो पॉइंट्स के बिटवीन लेंथ ऑफ पाथ है, एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ या लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ये आपका डिस्टेंस कहलाता है। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्लियर है कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। अब उसी चीज को बेटे यहां पे इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे। देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन ये जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है, ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस। तो इसकी लेंथ कितनी है पॉइंट ए से पॉइंट बी, हम लेट कर लेते हैं कि लेंथ है 50 मीटर, आप 20 मीटर कह ले, 30 मीटर कह ले, सपोज ही तो करना है। तो ये जो आपके पास लेंथ है ये स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें देखें कहीं डायरेक्शन नहीं है। अगर सपोज करें स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, याद रख लें। स्ट्रेट लाइन मोशन में एक लीनियर फॉर्म, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, आगे पढ़ेंगे। तो अब स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट में इक्वल होता है, तो हम जब भी डिस्टेंस की एग्जांपल लेंगे तो उसमें जो डायरेक्शन होगी उसको इग्नोर करेंगे, तो बाकी जो आपका टोटल पाथ ऑफ लेंथ होगा वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। क्लियर है? तो ये बात मेरा ख्याल आपको समझ आ गई। अब आगे एक और एग्जांपल बुक ने मेंशन किया, स्पीड। आप अगर पेपर में ये डेफिनेशन आएगी तो सिर्फ 2 एग्जांपल मेंशन कर दीजिएगा, लेकिन बुक में 6 एग्जांपल मेंशन की जा रही है, तो अलग से डेफिनेशन के तौर पे भी है, कोई एक पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह टेम्परेचर की भी दी गई है, एनर्जी की भी दी गई है, एग्जांपल टाइम की मेंशन की गई है। तो इनको आप ये सामने स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, इनको बेटा एक नजर देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको 4-5 यहाँ पे बता देता हूं, आपने सिर्फ पेपर के अंदर 2 ही लिखनी होगी। स्पीड, पहले स्पीड को बुक डिफाइन करेगी कि स्पीड है क्या, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ डिस्टेंस, कि वो रेट यानी कि पर यूनिट टाइम जो बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या कहलाएगी, स्पीड। तो इसका फार्मूला आप याद रख लें, v, स्पीड को v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। देखें पर यूनिट टाइम बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगा क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इसको आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, सही है, या आप डी भी लिख सकते हैं, लेकिन डी के ऊपर एरो नहीं लगाना। तो यह है स्पीड का फार्मूला, यही चीज यहां पे लिखी हुई है। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरह से मेंशन कर लें कि जैसे कार है, देखें 40 किलोमीटर पर आवर ये कार की स्पीड है, मतलब आर किसका यूनिट है, टाइम का। तो पर यूनिट टाइम इतना डिस्टेंस बॉडी क्या कर रही है, कवर कर रही है, ये क्या बन जाएगी, स्पीड। सही है, किलोमीटर पर आवर, टाइम आ गया, पर यूनिट टाइम बॉडी इतना डिस्टेंस, देखें पर यूनिट टाइम बॉडी डिस्टेंस कवर करे तो ये क्या कहलाती है, स्पीड। तो ये स्पीड आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? ये बेटे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीजें आपको साथ साथ सारी समझनी पड़ेंगी। जिस तरह बुक आपको लेके चल रही है वैसे ही आप चलेंगे, डायरेक्ट नहीं मेंशन करेंगे कि स्पीड, टाइम, मैस, लो जी ये स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल है, फिर नंबर कट जाएगा। जिस तरह बुक एग्जांपल मेंशन कर रही है अब आपको इसी तरह से ही मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद है जी एक और एग्जांपल लास्ट में देख लेते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी टू डू वर्क या द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की शरह, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी का यूनिट होता है जाउल। तो सपोज करते हैं एक वैल्यू दी गई है 25 जाउल, इसमें देखें 25 क्या है, मैग्नीट्यूड, और जाउल क्या है, प्रॉपर यूनिट। तो इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं ना, तो ये एनर्जी क्या है आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है। तो बाकी दो आप टाइम की भी देख रहे हैं स्क्रीन पे और टेम्परेचर की भी देख रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन भी देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब हम चलते हैं टॉपिक 2.2 की तरफ, क्योंकि टॉपिक 2.1 एंड हो चुका है, सिर्फ स्केलर्स के बारे में आपने पढ़ना था। अब है टॉपिक नंबर 2.2 वेक्टर्स। तो वेक्टर में क्या होगा कि स्पेसिफिक डायरेक्शन को होना जरूरी है, मैग्नीट्यूड, प्रॉपर यूनिट और उसके साथ साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, के डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। तो वेक्टर में 3 चीजें, मैग्नीट्यूड, साथ में नंबर 2 उसका प्रॉपर यूनिट, और तीसरी चीज क्या आ गई, डायरेक्शन।
आप इसको आसान वर्डिंग में इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड यूनिट एंड हैज या फिर एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन या हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी के लिए तीन चीजें, नंबर वन मैग्नीट्यूड, नंबर टू उससे उसके साथ प्रॉपर यूनिट, और नंबर थ्री बेटे क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। इस तरह से ये आपकी बुक इसको वेक्टर को डिफाइन कर रही है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए चार चीजें जरूरी है, नंबर वन मैग्नीट्यूड, उसके साथ नंबर टू प्रॉपर यूनिट, और नंबर थ्री डायरेक्शन, और चौथी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि वो क्वांटिटी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी सेटिस्फाई करे। अब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बुलाएं भाई, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद रख ले, ठीक है ना। लेकिन हम उतनी बात करेंगे जितनी आपकी बुक के अंदर बातें की जा रही है डिस्कस। लो जी, वेक्टर क्वांटिटी को आपने डिफाइन कर लिया। अब इसकी एग्जांपल्स, तो एग्जांपल सबसे पहले बुक दे रही है जी फोर्स की, ठीक है, तरतीब थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बहरहाल फोर्स की एग्जांपल भी मेंशन की गई है। फोर्स क्या है, पुशिंग और पुलिंग बाय एन ऑब्जेक्ट, तो वही लिख रही है बुक क्या, पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। भाई किसी चीज को आप पुश करते हैं या पुल करते हैं तो एक डायरेक्शन में आप पुश या पुल कर रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड भी है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी है। तो अब सपोज करते हैं जैसे यहां पे हम एक कार की एग्जांपल मेंशन कर लेते हैं, ये है जी कार, ये बैरून मुल्क की कार है, ठीक है ना, ये इधर की नहीं है, बाहर की गाड़ी है, इंपॉर्टेंट गाड़ी है। तो ये इस पे ना बेटे लेट करते हैं कि हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू 20 कह लें, 50 कह लें, जितना आपका दिल करता है, 20 न्यूटन। अब देखें इस कार की बैकवर्ड साइड से जब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स, मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में जब 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगा तो कार हल्की फुल्की आगे मूव करेगी ना। तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में फोर्स का लगना, तो फोर्स में डायरेक्शन भी आ गई, ये 20 क्या है मैग्नीट्यूड, और उसके साथ प्रॉपर क्या है यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। तो इसका मतलब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गई है ना भाई, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही हमने फोर्स लगाई है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हम फोर्स की डायरेक्शन रख रहे हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आगे है डिस्प्लेसमेंट, पहले डिफाइन कर रही है बुक डिस्प्लेसमेंट को, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये एमसीक्यू पक्का आपके पेपर में आएगा, नोट कर ले। तो अब हम यहां ए पॉइंट लेते हैं, यहां बी पॉइंट लेते हैं, तो अब देखें पोजीशन में चेंज आया है कि नहीं आया। अगर हम ए से बी पहुंचे तो बताएं पोजीशन में चेंज आया है कि नहीं आया, आया है, क्योंकि पहले हम पॉइंट ए पे थे, अब पॉइंट बी पे जाएंगे तो पोजीशन में चेंज आ गया ना, पहले यहां थे अब यहां पहुंच गए हैं, तो पोजीशन में चेंज आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट में आप देखें पॉइंट ए टू बी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ रही है कि भाई आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, सही है, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक डायरेक्शन आ गई। तो अब इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड, ये सारी लेंथ क्या है मैग्नीट्यूड, और उसके साथ उसका प्रॉपर यूनिट भी होगा, ठीक है, मीटर। तो आपके पास ये क्या बन गया, फ्रॉम ए टू बी, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, और उसको शो करते हैं डी और ऊपर लगा दें एरो, तो ये अब क्या है वेक्टर क्वांटिटी। इस तरह से हाँ, अगर पोजीशन में चेंज ना आए तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। उसकी एग्जांपल आप याद रखना चाहें तो जैसे सर्कल की एग्जांपल है, देखें यहां से चलना स्टार्ट करें और फिर घूम फिर के ये दोबारा यहीं पे आ जाए। अब बताएं पोजीशन में चेंज आया है, नहीं, यहीं से चलना हमने स्टार्ट किया था, दोबारा भी यहीं पे आके रुके हैं, तो पोजीशन में चेंज तो आया ही नहीं है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। क्लियर है जी यहां तक। अब आ जाए, एक दो और एग्जांपल भी मेंशन की गई हैं, वो देख लीजिएगा, लेकिन दो बहुत है। अब है जी इसी वेक्टर को ग्राफिकल आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके लिए आप पहले हेडिंग मेंशन करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। देखिए मैंने कॉमा के अंदर इसको बंद किया हुआ है, लेकिन बुक इसको ना जो हेडिंग मेंशन कर रही है वो कर रही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ग्राफिकल में सिर्फ ग्राफिकल को बताना चाहिए, लेकिन बुक के पैराग्राफ में सिंबॉलिकली भी बताई जा रही है रिप्रेजेंटेशन। तो इसीलिए मैंने यहां पे आपको बताना था कि भाई आप ये चीज अभी मेंशन ना करें, आप सिर्फ हेडिंग दें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, फिर उसके अंदर आप इस तरह से दो पॉइंट्स बना लें कि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन और नंबर टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दोनों आ जाएंगे, बुक दोनों बता रही है। तो अब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन को पहले देखते हैं। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन में ना फर्दर आपके पास दो कैटेगरीज है, नंबर वन बाय बोल्ड फेस लेटर, बाय बोल्ड फेस लेटर, कि जो वेक्टर क्वांटिटीज के लेटर्स हैं उनको आप बोल्ड कर दें। जैसे सपोज करें फोर्स है
तो फोर्स को ना आप इस तरह से बोल्ड करके लिख दे, मोटा करके, ये इस तरह से। तो जहां इस तरह से F को बोल्ड करके लिखा गया होगा, हम समझ जाएंगे कि भाई ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह से अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी V, उसको इस तरह से मोटा करके लिख दे, तो इसका मतलब होगा कि भाई ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बाय बोल्ड फेस लेटर, जिनको मोटा करके लिखा गया होगा बुक के अंदर, आप समझ जाएंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटीज है। क्लियर। उसके बाद दूसरा है जी बाय यूजिंग एरो हेड, बाय यूजिंग एरो हेड। यही फोर्स है F, इस तरह से F लिखा होगा, लेकिन उसके ऊपर इस तरह से एरो लगा दें, तो अब इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ये आप जब पेपर में लिखेंगे ना, तब आप इस तरह से बोल्ड ना कीजिएगा, टाइम वेस्ट होगा। आप इस तरह से F लिख के ऊपर एरो लगा दें, ठीक है। वो एरो आप ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। इस तरह अगर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है ना, तो एक्सेलरेशन है तो आप A लिख के ऊपर एरो लगा दें। तो ये है जी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन बाय बोल्ड फेस लेटर, बाय यूजिंग एरो हेड। क्लियर। अब है जी आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक वेक्टर को ग्राफिकली, मतलब किस तरह से आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर ये देखें, इस तरह से एक एरो, अब ये एक वेक्टर ही ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर इसको कोई नाम भी दे सकते हैं। सपोज करें इसका वेक्टर का नाम है ABCDF, जो दिल करे, ठीक है। तो एक वेक्टर को ग्राफिकल हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि एक पहले लाइन लगाएं और उसके स्टार्ट में इस तरह से एक छोटा सा डॉट बना लें और उसके एंड पे क्या करें, एक एरो बना दें। तो ये एक वेक्टर ड्रॉ हो गया, ठीक है, ग्राफिकल वेक्टर ड्रॉ हो गया। अब याद रखिएगा, ये जो स्टार्ट वाला पॉइंट होगा ना, इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, यानी मतलब ये जो इनिशियल पॉइंट है, इसे हम कहेंगे टेल। इसे क्या कहेंगे बेटे, टेल। ये इसकी क्या है, टेल है। और उसके बाद इस इनिशियल पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये जो आप लेंथ देख रहे हैं, लेंथ, ये सारी लाइन देख रहे हैं, लेंथ, ये कहलाती है मैग्नीट्यूड। ये क्या कहलाती है, मैग्नीट्यूड। और जो आप एंड पे ये एरो देख रहे हैं, एरो से तीर का निशान, तो ये आपके पास एरो हेड जो है, ये जो एरो हेड है, ये बताएगा डायरेक्शन। ये क्या बताएगा बेटे, डायरेक्शन। तो इस तरह ये एक वेक्टर है जिसके अंदर आपने ये बातें सारी याद रख लेनी है कि यहां से यहां तक ये उसकी मैग्नीट्यूड है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है जिसे टेल कहते हैं, और ये उसका फाइनल पॉइंट है एरो हेड, जिसको जो कि डायरेक्शन बताता है। तो ये है एक वेक्टर को ड्रा करने का तरीका। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई और ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। लो जी, टॉपिक 2.2 के अंदर अभी फिलहाल लेक्चर 1 में यहां तक आप करेंगे। इससे आगे टॉपिक 2.2 में रहते हुए अगला नेक्स्ट टॉपिक है जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कि एक वेक्टर जो आपने ड्रा किया है, इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रा करके इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड आउट करें। तो वो इसी टॉपिक के अंदर रहते हुए हम लेक्चर 2 में करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ, आप इसको एक नजर देख लें। मैं हल्का सा रिवाइज भी करा देता हूं कि स्केलर क्वांटिटी को पहले डिफाइन किया, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शनलेस है। इसी तरह अगर ये वर्डिंग मुश्किल लगती है तो आप ये वाली डिफाइन कर लें, ये वर्डिंग आसान है। इसके अलावा आप अपनी वर्डिंग भी बना सकते हैं। याद रखिएगा, मैट्रिक के अंदर थोड़ा सा होता है कि आप वही वर्डिंग लिखें जो बुक वाली है। एफएससी के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप वर्डिंग अपनी बना सकते हैं। थोड़ी बहुत अगर इंग्लिश में कोई खराबी हो भी जाएगी, गलती हो जाएगी, तो नंबर नहीं कटते, ठीक है। तो उसके बाद एग्जांपल्स मेंशन करेंगे। बुक के अंदर 6 एग्जांपल्स मेंशन की जा रही हैं, उन 6 की डेफिनेशन देख लीजिएगा लाजमी। लेकिन पेपर के अंदर अगर डेफिनेशन के साथ 2 एग्जांपल मेंशन कर देंगे तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाए वेक्टर्स, टॉपिक 2.2। तो वेक्टर्स को हमने डिफाइन किया, 2 डेफिनेशन आपको बताई, चाहे ये आपको आसान लगती है ये कर लें या फिर ये वाली कर लें, सही है। उसके बाद इसके एग्जांपल्स बुक के अंदर 4 बताई गई, आपको यहाँ पे 2 बता दी हैं, बाकी 2 की आप डेफिनेशन देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिखा दी है। उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, सही है। बुक के अंदर ग्राफिकल होगा, लेकिन आप पहले मेंशन करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। उसके अंदर आप लिखेंगे सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई बाय बोल्ड फेस लेटर और बाय यूजिंग एरो हेड, और इसी तरह से यहाँ पे क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।